जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुमाऊं में चंद वंश के राजा सोमचंद के बारे में। दोस्तों, इससे पिछले टॉपिक में हम राजा सोमचंद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि चंद वंश की स्थापना कुमाऊं में राजा सोमचंद ने की है। और साथ ही साथ हमने इतना भी जान लिया था कि राजा सोमचंद का विवाह हो गया था चंपावत में राजा ब्रह्मदेव की पुत्री के साथ, और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा को दहेज में दिया था कुछ भूमि। चंपावत की कुछ भूमि दान दी है किसको? इस चंपा, या कह सकते हैं राजा सोमचंद को दहेज में, जहां पर राजा सोमचंद बाद में आगे चलकर राजभूंगा का किला बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं राजभूंगा का किला के बारे में कि क्या है ये और कहां पर स्थित है चंपावत में। और दोस्तों, अब जानते हैं कि राजभूंगा का किला इस राजा सोमचंद ने अपने लिए रहने के लिए राजभूंगा का किला बनाया, यानी एक राज्य बनाया, बीच में अपने लिए महल बनाया। ठीक है, राजभूंगा का किला बनाया और उसके चारों ओर सैनिक चौकियों की व्यवस्था की। और क्यों की सैनिक चौकियों की व्यवस्था? ताकि कोई बाह्य आक्रमण हो अगर राज्य पर, तो ये जो 4 सैनिक चौकियां हैं इनमें 4 अलग अलग जातियों के रक्षक सैनिक कह सकते हैं बैठे हुए हैं। कार्की जाति के, बोरा जाति के, तड़ागी और चौधरी। ये क्यों बिठाए गए हैं? ताकि कोई बाह्य आक्रमण हो तो ये तुरंत यहाँ बीच में जो महल में बैठे हैं राजा, उनको सूचित कर दें कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, चाहे आक्रमण की हो, चाहे आपसी द्वंद्व की हो, कुछ भी हो, तो ये इनको सूचित करेंगे जो 4 अलग अलग जाति के सैनिक बैठे हैं। और दोस्तों, इस व्यवस्था को कहा गया चाराल या चाराल व्यवस्था। चाराल या चाराल व्यवस्था कहा गया है किसको? जो ये सैनिक चौकियों की व्यवस्था की गई है। जैसे राजा अजयपाल ने परमार डायनेस्टी में गढ़वाल में सैनिक चौकियों की स्थापना की थी, वैसे ही राजा सोमचंद ने कुमाऊं में अपने महल के चारों ओर, अपने राज्य के चारों ओर सैनिक चौकियों की व्यवस्था की, जिसे किस नाम से जाना गया? चाराल या चाराल व्यवस्था के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें दौनकोट या दौनकोट के राजा से युद्ध। दोस्तों, हुआ ये कि ये राजा सोमचंद चाहता था अपने राज्य का विस्तार करना, यानी अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो बढ़ाने के लिए क्या करता है? या तो किसी की जमीन छीन के लेता, या तो किसी से युद्ध करता। तो ये दौनकोट या दौनकोट के राजा से युद्ध करता है और इस युद्ध में सोमचंद का साथ देता है उसका एक पावरफुल सेनापति कालू तड़ागी, और ये अटैक करते हैं राजा इस पे रावत राजा, जो कि खस राजा कहलाते थे। खस राजाओं पे अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। कौन? सोमचंद। इस प्रकार राजा सोमचंद अपनी लाइफ का पहला बैटल या पहला युद्ध जीत जाता है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों इसमें मेहरा और फरतयाल दल पर नियंत्रण। मेहरा और फरतयाल दल पर नियंत्रण। दोस्तों, राजा सोमचंद के शासनकाल या समकालीन कह सकते हैं, कुमाऊं में कुछ 4-5 ऐसे दल थे जो काफी पावरफुल थे, जनता को परेशान करते रहते थे, काफी पावरफुल थे दोस्तों की। राजा सोमचंद को भी इनसे डर लगता था। तो राजा सोमचंद ने क्या किया? जो ये फरतयाल और मेहरा दल थे, इनसे कुछ व्यक्तियों के जो इम्पोर्टेंट थे और जो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, उनको क्या किया? इसने अब कुछ अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया। यानी राजा सोमचंद ने इन्हें अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया, जिससे कि ये राजा सोमचंद के साथ हो गए। यानी सोमचंद को एक सहारा मिल गया कि यार मेरे साथ भी फरतयाल और जैसे मेहरा और फरतयाल दल मेरे साथ है। तो अब क्या करता है दोस्तों? इनको अपनी अधीन कर देता है, यानी इनको अपने में मिला देता है राजा सोमचंद फरतयाल और मेहरा दल को। और दोस्तों, इनकी सहायता से कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। राजा सोमचंद ने फरतयाल एवं मेहरा दल की सहायता से कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों इसमें चौथानी। यहाँ पर चौथानी है दोस्तों, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। दोस्तों,
जिस प्रकार राजा अजयपाल के समय 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई थी परमार डायनेस्टी में, उसी प्रकार यहाँ पर कुमाऊं में चंद डायनेस्टी में चौधानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की है राजा सोमचंद ने, जिसमें से अलग अलग जोशी, सिमल्टिया, बिष्ट, पांडे प्रकार के पंडित थे या ब्राह्मण थे। कौन से? चौथानी ब्राह्मण। अब दोस्तों ये वैसे राजपूतों में आते हैं, लेकिन पहले ब्राह्मणों में, जो कि कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों के नाम से जाने जाते थे। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि सोमचंद से रिलेटेड है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें जो कि हमें ध्यान रखें। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये चुन चुनकर हर बुक से, चाहे आपकी घनश्याम जोशी, अजय रावत, अलग अलग बुकों से मैंने ये मटेरियल लिया है, ताकि आपको इजी हो या इजी अप्रोच बने कि आप आसानी से पढ़े इस पूरी हिस्ट्री को। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं दोस्तों मैंने इसमें कि सोमचंद के समकालीन डोटी का राजा जयदेवमल, यानी राजा सोमचंद के समकालीन, डोटी है दोस्तों नेपाल, डोटी का राजा था जयदेवमल और सोमचंद इसे टैक्स देता था। पहले ही इतिहासकारों ने बता दिया कि सोमचंद इसे टैक्स देता था, यानी इस प्रकार ये राजा सोमचंद एक स्वतंत्र शासक न होकर एक मांडलिक राजा था। या दूसरे को टैक्स दे रहा तो या किसी ना किसी का शासन तो है राजा सोमचंद पे, इसीलिए स्वतंत्र शासक नहीं है राजा सोमचंद। क्या है? मांडलिक राजा है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि राजा सोमचंद स्वतंत्र शासक था या नहीं था, तो नहीं था दोस्तों। बात करते हैं बुंगा का स्थानीय भाषा में नाम। राजबुंगा का किला पढ़ा है ना हमने, तो बुंगा का स्थानीय भाषा में नाम है या अर्थ है किला, इसे किला कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत राजा सोमचंद के समय हुई। इतिहासकारों ने बताया है कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत राजा सोमचंद के समय में हुई है। किसके समय में? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किस राजा के समकालीन या किस राजा के शासनकाल में हुई है। तो किस राजा के ये हुई है दोस्तों? राजा सोमचंद के शासनकाल में। बात करते हैं, सोमचंद ने ग्रामों में बड़ों और सयानों की नियुक्ति की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस राजा ने ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की है? तो राजा सोमचंद ने। सोमचंद ने हयानीरो, चौमोसी, सालम व रंगौड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाया और अपने राज्य का विस्तार किया। यानी इसने, राजा सोमचंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यहाँ पर हयानीरो, चौमोसी, सालम व रंगौड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजा सोमचंद ने कौन कौन सी पट्टियां अपने राज्य में मिलाई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों।